वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स। तो आज जो हम बात करने वाले भाई हमारे पास वो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार कैसे। देखो जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और जो भारत के बारे में, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात हमें जो समझनी है वो क्या है कि पहले तुम्हें ना इस वीडियो देखने से पहले ठीक जो पिछली वीडियो है वो उसके बारे में बहुत ही हल्का पता होना चाहिए। जो मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा वीडियो छोड़ के जाओ, इस वीडियो तुम्हें सारी बातें बता दूंगा, ठीक है। देखो इसमें हमने जो लास्ट क्लास पढ़ा था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो न्यायाधिकार, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो किन किन बातों को लेके एक तरीके से मान लो संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें मैंने तुम्हें जो पहली बातें कही थी, बात हमारे पास ये थी कि शांति संस्थापक आयोग की स्थापना होनी चाहिए, ठीक है। देखो मेरे पास क्या भाई, जो शांति संस्थापक आयोग है उसकी स्थापना हो, और उसके बाद क्या है कि जो नागरिक है उनको अत्याचार से बचाना होगा, ठीक, और मानव अधिकार परिषद बनाना है। उसके बाद क्या है जो सह समृद्ध विकास लक्ष्य है इसको करना है, ठीक। उसके बाद जो व्यवस्था है कि हर देश को आतंकवाद से बचाना है। ये सारी की सारी बात कहेगी लास्ट क्लास हमने पढ़ी है। लेकिन उसमें ना फिर ये क्वेश्चन पूछा कि इन सब चीजों के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं भाई कि संयुक्त राष्ट्र संघ में किन किन बदलाव की जरूरत है और कौन कौन से बदलाव हो गए हैं, ठीक है। अब देखो तो पहला भाई हमारे पास कह रहे हैं कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले को कई आधारों पर समर्थन दिया है। बहुत सारे तरीके से सपोर्ट किया कि भाई तुम्हें ये बदलाव करना चाहिए, तुम्हें ये बदलाव करना चाहिए, अलग अलग प्रकार से क्या भाई अलग अलग बदलाव बताए, ठीक है। उसके बाद भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है, ठीक है। भाई ये बोल रहा है कि अगर ये जो पूरी जो दुनिया बदल गई ना भाई, ठीक, उसमें क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को बहुत ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, उसका डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। उसके बाद कि भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाए, ठीक है। भारत ये भी बोलता है कि भाई जो तेरे को देखो, भारत तो संयुक्त राष्ट्र संघ से ये बोलता है कि भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि जो भी देश विकास नहीं कर पा रहे उनकी मदद करो, ठीक है, उन्हें आगे बढ़ने में उनका सहयोग दो। फिर कह रहे कि भारत का विश्वास है, भारत ये मानता है। अच्छा देखो भाई उसको समझने से पहले ये बात समझो, हमारे पास ये जो चार्ट है, अगर तुम्हारे एग्जाम में ऐसा कोई ग्राफ आता है ना तो तुम बस इन सबके नाम याद कर लेने। यहाँ पे भी कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापन अभियान एवं शांति निर्माण कार्यों का मानचित्र, ठीक। तो किन किन जगह क्या क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास भारत और पाकिस्तान के बारे में ही है, तो ऐसी व्यवस्था जितने भी हैं वो सारे बता रखे हैं। बस देखो कभी भी ऐसा आ जाए ना, इसमें से 4 मार्क्स आता है, अगर चित्र आएगा ना तो 4 मार्क्स आएगा, तो बस ऐसे भर देना है, बाकी सारा अपने आप हो जाता है वो, ठीक है। फिर तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई कि भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए। देखो मतलब कि एजेंडा का मतलब क्या होता है, वो क्या क्या करेगा, ठीक। जैसे मान लो कि अगर कोई भी ऑफिस में जाता है ना तो उसका एजेंडा क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक वो क्या क्या काम करेगा वो सब क्या बोलते हैं, उसका एजेंडा बोलते हैं। तो वे कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए। भाई विकास के ऊपर उसे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह जरूरी पूर्व शर्त है। भाई देखो ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर भाई वो चाहता है कि शांति रहे और देश में सुरक्षा रहे तो देश का विकास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी एक देश का विकास नहीं होता है तो उसमें शांति भी नहीं होगी और उसमें कुछ भी संभव नहीं है। फिर देखिए भारत एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है। देखो और इसको समझने से पहले भाई मेरे पास है कि विश्व व्यापार संगठन, इसके बारे में पढ़ते हैं भाई कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसको WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे कि जो विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, भाई समझो पहले WTO क्या होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक हमारे पास ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी सहायता से एक देश किसी दूसरे देश में किसी भी सामान का खरीद बेच आसानी से कर सकता है, ठीक है। अब ये कह रहे कि यह अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार में नियमों को तय करता है, ठीक। भाई ये जो मेरे पास WTO है ये क्या करता है कि नियम बनाता है। किन बात का, देखो ये ऐसे नियम बनाता है कि अगर कोई भी एक देश किसी दूसरे देश के साथ कोई सा भी सामान खरीदता या बेचता है तो किन किन नियमों का उसे पालन करना पड़ेगा, वो सारे नियम क्या भाई ये बनाता है, WTO बनाता है, ठीक। अब इस संगठन की स्थापना सन 1995 में, भाई ये जो संगठन है इसकी स्थापना कब हुई, 1995। तो इसको याद रखना है, तुम्हारा MCQ बनेंगे इसके। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है,
के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है। देखो इसका मतलब है कि इसने कुछ कुछ ऐसे नियम बना रखे कि अगर कोई भी एक देश है दूसरे देश में सामान बेचता है खरीदता है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स वगैरह लेगा, ठीक है, जिसको टैरिफ रेट वगैरह बोल के चलते हैं। फिर तो भाई उसके बाद जो मेरे पास अगला है, देखो कह रही कि काम करता है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। भाई वो अस्तित्व में कब आया? दूसरे विश्व युद्ध के बाद। फिर इनके सदस्यों की संख्या 164, ठीक है, कब थी? 29 जुलाई 2016 की स्थिति में थी। ये उसके कितने थे? 164 सदस्य थे, 164 देश इसके साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। यानी कि हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से किया जाता है, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के नियम को इस तरह बनाने में कामयाब हो गई है जिससे उनके हितों में सदस्य हो। देखो भाई अब सबसे बड़ी बात ये पड़ती है कि जो पूरा ये जो हमारे पास है जो विश्व व्यापार संगठन है उसमें क्या बात पड़ती है। चलो ठीक है, उसने कुछ नियम बनाए, जो विश्व व्यापार संगठन है उसने क्या कुछ नियम बनाए, उन नियम को हर देशों को मान लो मानना है, ठीक। लेकिन भाई कुछ कुछ देश है, ठीक है, जैसे मान लो कि हम बोलते हैं पहले पास है अमेरिका, ठीक है, अमेरिका हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, जापान हो गया, ठीक, और इसी के जैसे और भी जो बड़े बड़े रईस मतलब मान लो कि अमीर देश है, उन सब ने नियमों को कुछ इस तरीके से बनवाया कि उनका फायदा होता है, ठीक है। हमेशा उन्होंने नियम क्या ऐसा बनवाया कि हमेशा उन्हीं का फायदा हो रहा है। फिर कह रहे कि विकासशील देशों की बहुधा शिकायत रहती है कि इन संगठनों की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है और बड़ी आर्थिक ताकतें उन्हें धकियाती है, ठीक है। इसका मतलब भाई देखो ये बोल रखा है, सुनो यहाँ पे ना जो छोटे छोटे देश है वो क्या है कि हमेशा उनकी शिकायत रहती है कि ये जो बड़े बड़े देश है वो क्या हमें आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, वो हमेशा क्या हमें धकियाते हैं, मतलब कि हमेशा क्या पीछे करते हैं, ठीक है, वो क्या हमेशा उन्हें पीछे की तरफ धक्का देते हैं। तो ये वाली बात तुम्हें पता होनी चाहिए। अब सुनो, तो वही कह रहे कि भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है। जो भाई जो भारत की सबसे बड़ी चिंता क्या है कि सुरक्षा परिषद को लेकर है कि भाई सुरक्षा परिषद में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर यानी कि सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है। देखो भाई जो स्थिर सदस्य है, ठीक है, जो स्थिर सदस्य है वो तो उतने के उतने ही है, लेकिन भाई अगर बात कर देना कि जो आम सभा है, ठीक है, जो और जो देश है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक। यानी कि भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र, देखो प्रतिनिधित्व मूलक का मतलब क्या होता है कि ये जो लीडरशिप का जो है, ठीक है, जो लीडरशिप की एक भावना है, ठीक, चरित्र की हानि हुई है, ठीक है। इसमें क्या है कि पहले जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, जो उसका जो सुरक्षा परिषद था वो पहले अच्छाई के लिए काम करता था, लेकिन जब से स्थायी जो जितने भी स्थायी देश है जब से इनका दबदबा हुआ है तब से क्या है कि भाई ढंग से काम हो नहीं रहा है इसके अंदर कुछ भी, ठीक है। फिर कह रहे भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर वह ज्यादा प्रतिनिधित्वमूलक और उसे विश्व बिरादरी का ज्यादा समर्थन मिलेगा, ठीक है। यहाँ ये बता रहा हूँ भारत का मानना यह है कि जो परिषद का विस्तार करने पर जो सुरक्षा परिषद है अगर उसका विस्तार करे, उसको थोड़ा सा बढ़ाए, उसमें स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाए करने पर ज्यादा प्रतिनिधिमूलक होगी, मतलब कि ज्यादा जो लीडरशिप की बात है ना वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि नए नए देश को मौका मिलेगा तो वो क्या भाई और अच्छे से काम करेंगे। फिर हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़कर 15 कर दी गई थी, ठीक, लेकिन स्थायी सदस्य की संख्या स्थिर रही, ठीक है, जो स्थायी सदस्य हैं वो 5 के 5 ही रहते। फिर इसके बाद से परिषद का आकार जस का तस बना हुआ है भाई, और उसके बाद क्या है देखो 1965 के बाद क्या वैसा का वैसा ही बना हुआ जैसा था, ठीक है, 15 अस्थायी थे, उसके बाद क्या 5 स्थायी थे, ठीक। कह रहे कि यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज्यादातर विकासशील देश हैं। देखो भाई आम सभा जो है जो जिसमें कोई भी देश शामिल हो सकता है उसमें क्या ज्यादातर ऐसे देश है जिनका विकास नहीं हुआ, विकासशील देश है उसके अंदर, ठीक है। फिर कह रहे कि इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसले में उनकी भी सुनी जानी चाहिए क्योंकि इन फैसलों का उन पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यानी बात बोल रही कि भाई अगर कोई सा भी फैसला लेते हो तो उनमें जो भी आम देश है उनकी भी सुनी जानी चाहिए, वरना सिर्फ बड़े बड़े देश फैसला लेते हैं और क्या छोटे देश की सुनी ही नहीं जाती,
ठीक है। फिर भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है। भाई भारत क्या है, वो चाहता है, भारत चाहता है कि जो सुरक्षा परिषद है, ठीक, उसमें स्थायी की संख्या बढ़ जाए, देखो अस्थायी की बढ़ जाए और स्थायी दोनों की भी संख्या क्या बढ़ती रहे, भारत ये चाहता है, ठीक। तो भारत के प्रतिनिधियों मतलब कि जो भारत का सपोर्ट करते हैं, ठीक, जब ये होता है भारत के प्रतिनिधि, इसका मतलब क्या, जो भारत का सपोर्ट करते हैं वो भारत के प्रतिनिधि का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है, मतलब कि सुरक्षा परिषद में थोड़े अच्छे या फिर मतलब कि और ज्यादा काम करने लग गया है, उसे बोलते हैं दायरा बढ़ जाना, ठीक है। फिर सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है। ये बता रखा है कि भाई जो सुरक्षा परिषद है, ठीक है, उसके वो जो भी काम काज करता है ना, वो काम सफल हो जाए, वो किस बात पर निर्भर करता है, विश्व बिरादरी सपोर्ट करेगी, मतलब वो जो पूरी दुनिया उसे सपोर्ट करेगी तभी वो थोड़ा सफल होगा, वरना सफल नहीं होगा। उसके बाद इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए, ठीक है। फिर ये बता रखा है भाई जो सुरक्षा परिषद है उसकी जो भी योजना है वो क्या एक ना बड़ी चीज को देख के बनना चाहिए, किसी बड़ी सी समस्या को देखो फिर जाके बनाओ। ये नहीं कि जो जो अमीर अमीर देश है उनकी बात सुनी और बनाए जा रही योजना। सुरक्षा परिषद को सिर्फ ऐसी ही योजना बनानी चाहिए जिससे सबका फायदा हो, यानी कि सिर्फ अमीर देश का फायदा हो। अगर सिर्फ अमीर देश का फायदा होगा तो जो भी आम देश है, ठीक है, आम जनता वाले देश है जिसको बोल सकते हैं जो अस्थायी सदस्य है, उनका कोई भी फायदा नहीं होता है, ठीक। तो उसके बाद भाई हमारे पास अगला है क्या है कि मिसाल के लिए उसमें अभी की अपेक्षा ज्यादा विकासशील देश होने चाहिए। देखो भाई ये बता रखा है कि जो स्थायी सदस्य हैं उसमें, देखो ये बता रखा है कि जो भी सदस्य उसमें बन रहे हैं उसमें क्या है कि जो विकासशील देश को भी मौका दिया जाना चाहिए। उसके बाद आश्चर्य नहीं कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। देखो भाई, और ये बात भी तो है कि जो भारत है वो भी खुद एक स्थायी सदस्य बनने की सोचता जरूर है। फिर भारत में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है, ठीक भाई, भारत क्या है सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है, अब तक तो पहले पहुंच गया होगा, ठीक। जितनी तेजी से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है पहले पक्का पहुंच गया होगा। फिर कह रहा भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां हिस्सा निवास करता है। मान लो कि भाई पूरा देश है, जो पूरी दुनिया है, ठीक, उसमें 5,000 लोग हैं, और अगर ये बात कर देना भाई तो पूरी दुनिया का 5 हिस्सों से बांट दे, ठीक है, मान लो पूरी दुनिया कितनी 5 है तो कितना 1,000, ये पूरी दुनिया में 5,000 लोग हैं, उसमें से 1,000 लोग क्या भारत के अंदर रहते हैं, ऐसा मान लो, ठीक है। फिर यानी कि इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भाई भारत क्या है पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां पे जनता के द्वारा नेता चुना जाता है, ठीक है। फिर भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग लिया है, ठीक है। देखो भाई ये वाली बात कह रहा है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग लिया। इसका मतलब है भाई कि संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ भी कदम उठाता ना उसमें जरूर भाग लेता है वो, इस तरीके से। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है, ठीक। भारत क्या है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ ना बहुत समय से काम कर रहा है और हम ठोस भूमिका निभा रहा है, मतलब कि जो काम मिला उसको वो काम निपटा दे रहा है अच्छे से। फिर सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। देखो अब भाई ये वाली बात और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत को स्थायी सदस्य बना देना चाहिए क्योंकि वो भाई बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहा है। भारत क्या है कि भारत में बिजनेस बहुत ज्यादा चालू है अब से, ठीक। और ये चीज क्या है कि भाई जैसे मान लो सिंपली बोला जाए भारत एक ऐसा देश बन गया जहां पे लोग अब ज्यादातर बिजनेस करने लगे और उसकी जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है, बहुत ही, ये मान लो कि जितना पहले स्लो था ना उसे 10 गुना ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है हमारे देश की अर्थव्यवस्था। फिर भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया। भाई भारत ने क्या किया है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक, उसमें ना भाई अपना योगदान हमेशा दिया है। देखो योगदान देने का मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ काम कर रहा है उसमें भारत मदद जरूर करता है, ठीक है। फिर करेंगे और यह कभी भी अपने भुगतान से चूकता नहीं है और जो भी पेमेंट करनी होती है भाई उसको तुरंत कर देता है। फिर
भारत इस बात से आगाह कह रहा भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। देखो भाई, भारत को ना ये वाली बात ही पता है कि जो हमारे पास एक तरीके से मान लो जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद के अंदर ना भारत का कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट रोल है। अगर भारत हटता है पीछे से हल्का सा भी, तो उससे क्या होगा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसको दिक्कत आएगी तो जाएगी जरूर। ठीक, इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है। ठीक, और इस बात से यह पता चलता है कि कोई सा एक देश है वो अंतर्राष्ट्रीय मामले में पहुंच रहा है। ठीक, तो मैंने देखा हो भाई मोदी जी क्या कुछ दिन से कुछ ज्यादा ही दूसरे देश का दोस्ती वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, इससे अच्छी बात होती है। फिर अरे किसी देश को अपनी इस बढ़ी हुई हैसियत का फायदा उसकी विदेशी नीति में मिलती है। ठीक है, अब भाई किसी भी एक देश को, मान लो भारत है, भारत को उसका फायदा तभी मिलेगा जब उसकी विदेशी नीतियां क्या बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। अगर उसकी विदेशी नीति अच्छी नहीं होगी भाई, उसे क्या काफी दिक्कत आएगी। ठीक है भाई, उसके बाद ना वही कह रहा है कि देखो, कह रहे कि अगर आपकी शाखा एक ताकतवर देश के रूप में है तो आपका प्रभाव ज्यादा होगा। भाई देखो, ये मानना भी कि अगर मान लो भारत एक जो देश है, अगर वो क्या है कि ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और देशों के लिए, तो वो कुछ बोलेगा ना तो लोग उसकी बात सुनते हैं। जैसे मान लो कि 4 दोस्त है, ठीक है, 4 दोस्तों में क्या है कि एक दोस्त जो है वो जब भी बोलता है एकदम अच्छी बात बोलता है, लेकिन वरना कुछ नहीं बोलता। ठीक, दूसरा दोस्त ऐसा हमेशा बोलता रहता है, उसकी बातें बहुत गलत जाती है। ठीक, तो जो दोस्त कम बोलता है, ठीक है, और बहुत ही मजबूत है, जब भी बोलता है सही बोलता है, तो उसकी बात क्या लोग ज्यादा सुनते हैं। ठीक है, फिर भारत चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न मतलब कि वीटोधारी सदस्य बने। भारत क्या चाहता है भाई, भारत चाहता है कि उसको भी क्या है कि स्थायी सदस्य बना जाए और उसको भी क्या वीटो पावर दे दी जाए। लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनने का विरोध करते हैं। भाई कुछ कुछ देश ऐसे हैं जो भारत से जलते हैं बहुत ज्यादा, और क्या करते हैं, वो बोलते हैं भारत नहीं बनना चाहिए। भारत क्या है कि भारत को तुम बनने ही मत दो, भारत को वीटो पावर मत दो। बहुत से देश है भाई जो हमारे देश से जलते हैं। ठीक है, तो पता होना चाहिए कौन कौन से ऐसे देश है जो भारत से जलते हैं। ठीक है, फिर सिर्फ पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान और भी देश हैं जिनके साथ भारत के संबंध दिक्कत लब रहे हैं, बल्कि कुछ देश कह रहे कुछ और देश भी चाहते हैं कि भारत सुरक्षा परिषद में वीटोधारी सदस्य के रूप में शामिल नहीं ना किया जाए। देखो भाई, पाकिस्तान तो चाहता ही चाहता है कि भारत को वीटो पावर ना मिले, कुछ और देश भी हैं जो चाहते हैं भारत को वीटो पावर ना दी जाए। फिर मिसाल के लिए भाई, सिर्फ ऐसा एग्जाम्पल के बताने की, कुछ देश भारत के परमाणु हथियार को लेकर चिंतित है कि भाई भारत के पास परमाणु हथियार आ गया, उसका परीक्षण करेगा। बहुत से देश है बहुत ही परेशान है कि भाई भारत के पास परमाणु हथियार क्यों है। ठीक है, उसके बाद करिए कुछ और देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। देखो भाई, कुछ कुछ देश मानते हैं कि भाई भारत क्या है, पाकिस्तान से हमेशा लड़ता रहता है। ठीक, अगर वो पाकिस्तान से हमेशा लड़ता रहता है तो वो क्या है कि स्थायी सदस्य बनने के लायक है ही नहीं। ठीक, फिर कुछ अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देशों मसलन ब्राजील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिणी अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा, जिसका ये देश विरोध करते हैं। ठीक है भाई, ये सारे देश भी ऐसे हैं जो कि क्या भारत का विरोध करते हैं। ठीक है, और भारत भी इनका विरोध करता है, तो इन्हें भी क्या बाद में शामिल करना पड़ेगा। वो बोलेंगे भारत को तुमने वीटो पावर दी भी, हमें भी क्या वीटो पावर दो। फिर कुछ देश का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता है तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ठीक है भाई, कुछ कुछ देश ऐसे बोलते हैं अगर तुम भारत को या फिर उसके जैसे और किसी देश को जोड़ते हो तो वहां पे देखो वो क्या है कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका इनको भी तुम क्या है कि हिस्सा दोगे। अगर देखो इसका मतलब है कि अगर वो बहुत से ऐसे देश है वो ये बोलते हैं, देखो देश का ना स्पेशली नाम बोला नहीं जाता बुक के अंदर। ठीक है, वरना क्या बोले भाई तुम पॉइंट कर रहे हो हमारे ऊपर, तो बुक का देश का नाम क्या बता नहीं रखा है। तो ये वाली बात हमारे पास है कि जो ये बता रखा है कि अगर तुम भारत को वीटो पावर दोगे, कुछ देश ऐसा बोलते हैं अगर तुम भारत को वीटो पावर दोगे तो तुम्हें अफ्रीका को देना पड़ेगा। ठीक है, और जो दक्षिण अमेरिका है उसे भी देना पड़ेगा। ठीक, फिक्र है कि चाहिए क्योंकि मौजूद सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है। ठीक है भाई, ये बता रखा है कि जो हमारे पास जो सुरक्षा परिषद अभी बना हुआ है उसमें सिर्फ यही देश क्या है कि कुछ नहीं कर पा रहे और बाकी सारे देश कर रहे हैं।
इन सरोकारों को देखते हुए भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है। देखो भाई, अब इतने सारे देश पीछे पड़े हुए हैं भारत के, भाई तू नहीं बनेगा, तू नहीं बनेगा, तो ऐसे क्या बनना थोड़ा सा असंभव लगता है कि भाई भारत जो है ना बहुत ही जल्दी ना बन नहीं पाएगा सदस्य। ठीक है, फिर अब हम एक अगला बात करते हैं भाई, जो मेरे पास है अंतरराष्ट्रीय, हाँ भाई मेरे पास क्या अगला, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इसको बोल देगा भाई देखो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। ठीक, आई मतलब कि जैसे IAEA है। ठीक है, इसे तुम्हारा थोड़ा याद रख के चलना है। यानी कि इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई। यह संगठन परमाणु ऊर्जा, जो परमाणु ऊर्जा है ना जिसको एटम बम वगैरह बोलते हैं वो चीज, ठीक, परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्वक प्रयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसका इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, देखो ये जो संगठन है मतलब कि IAEA, ठीक, ये संगठन ऐसा है जो कि किसी जिन जिन देशों के पास परमाणु शक्ति है, ठीक, बोलता है भाई तुम इनका उपयोग नहीं करोगे। ठीक, लड़ाई में क्या है कि तुम इसका उपयोग नहीं कर सकते। फिर इस संगठन के अधिकार नियमित रूप से विश्व की परमाणविक सुविधाओं की जांच करते हैं। देखो भाई ये जो अधिकारी हैं वो क्या करते हैं कि जिन देशों के पास ना ये बम वगैरह, उनको बहुत ही उनकी जांच कर। देखो मैं तो बता रहा हूँ कि एक टाइम की बात थी, क्या होता जब ना जो पाकिस्तान है, ठीक, पाकिस्तान ने क्या किया था, उसने भारत को धमकी दी थी। पाकिस्तान ने भारत को धमकी दी कि भाई रात में तुम्हारा बम गिरेगा। ठीक है, रात में क्या तुम्हारे ऊपर क्या है एक परमाणु बम पक्का गिरेगा। तो भाई उस टाइम ना भारत के जो उस टाइम जो राष्ट्रपति या फिर जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसको धमकी दी पाकिस्तान को कि भाई देख अगर हमारे ऊपर एक बम गिरा ना तो जो पाकिस्तान है सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। ठीक है, ये वाली बात बोले की थी। तो इन सब चीज के पीछे बीच में अच्छा ये लड़ाई तो क्यों गई, क्योंकि उस टाइम क्या था, जो तुम्हारे पास संगठन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसने क्या है कि भाई रोक लगाई थी कि पाकिस्तान अगर तू बम गिरता है उसके ऊपर पहले तेरे को हम खत्म कर देंगे, ये चीज है। फिर क्या है कि सुविधाओं की जांच करते हैं ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्य के लिए ना हो। ठीक है भाई, ये क्या करते हैं कि जितने भी तुम्हारे पास बम जो भी परमाणु शक्ति है उनका उपयोग थोड़ा अच्छे तरीके से करते हैं और छोटी मोटी लड़ाई में परमाणु बम का यूज ना हो, क्योंकि परमाणु बम अगर यूज होता है तो उससे बहुत ही ज्यादा ये मान लो कि हानि पहुंचती है किसी भी देश को। भाई देखो ये वाला हमने किया, उसके बाद हम ना इसके नेक्स्ट क्लास में इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक, तो मैं करना क्या भाई, अगली वीडियो देखने से पहले अपनी बुक को उठाना है, इसको दोबारा पढ़ लेना है। धन्यवाद।